रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक दृश्य अपने दिमाग में बनाइए। रात का समय है, समुद्र शांत दिख रहा है, लेकिन उसी समुद्र के नीचे से दुनिया की 1/3 तेल आपूर्ति गुजर रही है। और अगर उस रास्ते पर एक भी चिंगारी भड़क दी तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यही कारण है कि आज जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है तो मामला सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। ये सवाल अब वैश्विक है। और इसी वैश्विक समीकरण के बीच एक देश है जो चुप है लेकिन निष्क्रिय नहीं। वो देश है भारत। क्या भारत सिर्फ देख रहा है या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? आज हम परत दर परत यही समझेंगे, लेकिन कहानी की असली दिशा आपको बीच में समझ आएगी, इसलिए अंत तक बने रहिए। पहला अध्याय, ये टकराव क्यों अलग है। पश्चिम एशिया में तनाव नया नहीं है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। कारण क्या है? पहला कारण सीधी बयानबाजी, दूसरा कारण क्षेत्रीय गठबंधनों की नई संरचना, तीसरा कारण समुद्री व्यापार मार्ग। दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति एक संकरे रास्ते से गुजरती है, हार्मुज जलडमरू मध्य। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो तेल महंगा होता है, तेल महंगा होता है तो परिवहन महंगा होता है, परिवहन महंगा होता है तो हर देश में महंगाई बढ़ती है, और महंगाई सरकारें बदल देती है। यही कारण है कि ये टकराव सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, ये आर्थिक झटका भी बन सकता है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल, अगर तेल 20 से 30% बढ़ जाए तो भारत पर क्या असर होगा? यहीं से कहानी भारत की ओर मुड़ती है। दूसरा अध्याय, भारत की ऊर्जा निर्भरता और तैयारी। भारत दुनिया का बड़ा ऊर्जा आयातक है। हम अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक पैटर्न अपनाया है, डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहना। रूस से तेल, अमेरिका से ऊर्जा समझौते, खाड़ी देशों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध। ये रणनीति अचानक नहीं बनी, ये पिछले कई वर्षों की तैयारी है, और इसी तैयारी के कारण संकट के समय घबराहट कम होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ऊर्जा सिर्फ एक हिस्सा है। तीसरा अध्याय, कूटनीति का संतुलन। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक स्पष्ट पैटर्न रहा है, सबके साथ संबंध लेकिन किसी के अधीन नहीं। भारत ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया, ईरान के साथ चाबहार परियोजना पर काम जारी रखा, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की, और रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखे। ये संतुलन आसान नहीं था, लेकिन आज यही संतुलन भारत की ताकत है। जब 2 देश आमने सामने हों तो तीसरा देश जो संवाद कर सके वही मध्यस्थ बन सकता है। भारत ने अभी तक किसी पक्ष में कठोर बयान नहीं दिया। उसने शांति की अपील की, अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, और ये वही रणनीति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्मार्ट न्यूट्रलिटी कहा जाता है। अब यहाँ एक और सवाल, क्या ये तटस्थता है या दीर्घकालिक रणनीति? उत्तर थोड़ा आगे है। चौथा अध्याय, दक्षिण एशिया का दबाव। इस पूरे संकट का असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता, अफगान क्षेत्र में उथल-पुथल और सीमा पार आतंकी गतिविधियों की आशंका, इन सब का अप्रत्यक्ष असर भारत पर पड़ सकता है। भारत ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रखा है, राजनयिक स्तर पर संवाद जारी है, और सेना तैयारी की स्थिति में है। ये शोर नहीं है, ये चुप तैयारी है, और कई बार चुप तैयारी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। पांचवा अध्याय, चीन और रूस की भूमिका। अब थोड़ा वैश्विक दृष्टिकोण। चीन इस क्षेत्र में आर्थिक निवेश कर चुका है, रूस के अपने सामरिक हित हैं, लेकिन दोनों ने अभी सीधी टकराव की राह नहीं चुनी। इसका अर्थ क्या है? ये संकेत है कि कोई भी बड़ी शक्ति इस संकट को वैश्विक युद्ध में बदलते नहीं देखना चाहती, और इसी खाली जगह में भारत की कूटनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। छठा अध्याय, क्या भारत मध्यस्थ बन सकता है? ये सवाल कई बार उठता है। क्या भारत बातचीत की मेज तैयार कर सकता है? ऐसा तभी संभव है जब दोनों पक्ष भारत पर भरोसा करें, भारत का कोई सीधा सैन्य हित न टकराए और वैश्विक शक्तियां समर्थन दें।
भारत की छवि एक उभरती लेकिन संतुलित शक्ति की है। ये छवि रातों रात नहीं बनी, ये वर्षों की निरंतर कूटनीति का परिणाम है। 7वां अध्याय, असली परीक्षा। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अगर तनाव बढ़ता है तो भारत की असली परीक्षा क्या होगी? ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना, खाड़ी में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, वैश्विक मंच पर संतुलित बयान, घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। यही 4 स्तंभ इस संकट में भारत की दिशा तय करेंगे और अभी तक के संकेत बताते हैं कि तैयारी की जा रही है। समापन से पहले एक महत्वपूर्ण बात, दुनिया अक्सर